आज फिर एक बोरिंग सा दिन शुरू हुआ था। मैं अपनी उलझने लिए फिर से निकली थी, लेकिन रेत पे लिखे नामों की तरह मैं हवा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खो गई। बस करो निशांत, कितने सिगरेट पियोगे? दिन ब दिन चेन स्मोकर बनते जा रहे हो। तुम मर जाने दो ना मुझे, वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ हूं मैं। तुम्हें मेरी क्या पड़ी है? मुझे नहीं पड़ी निशांत, तुमने अपने गड्ढे ना खुद खोदे हैं। मैंने तुमसे कहा था इंडिया में डिटेक्टिव का कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हें कर्ज लेकर डिटेक्टिव एजेंसी खोली। देखो निशांत, अब भी वक्त है, जॉब कर लो। तुम भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगी, दोनों मिलकर। सीधे रास्ते से पैसा नहीं कमाया जा सकता। देखो, अगर ये फेक मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हो गया ना, तो पॉलिसी का इतना सारा पैसा आएगा। बस करो निशांत, मुझे लगा कल तुम नशे में थे इसलिए कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो माइंड क्रिमिनल है। उजाली, मैं तुम्हारा किसी क्राइम में साथ नहीं देने वाली हूं। ठीक है, मत दो साथ मेरा। अगर बीवी साथ नहीं देगी तो रखा क्या है जिंदगी में? ये ड्रामा बंद करो निशांत, मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिंदगी के जो रंग हैं, वो रंग भी तभी दिखते हैं जब हम रोशनी में होते हैं। अंधेरों में तो हमें अपना साया भी नजर नहीं आता। ये घटना उन अंधेरों की है जो इंसानी सोच को गुनाह की काली पट्टी से ढक देती है। अच्छे विचारों के उजाले वहशी जुनूनियत से रौन दिए जाते हैं और हंसती खेलती जिंदगी खौफ से भर जाती है। ये वहशियत का ऐसा सिलसिला है जो गुजरते वक्त के साथ साथ एक विकराल रूप लेता जा रहा था, और गुनहगार ऐसे रूप में था जिसकी बुरी परछाई जिस पे भी पड़ती वो तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। दो साल भी नहीं हुई तुम दोनों की शादी को और तलाक चाहिए। आई सजेस्ट आप लोगों को फिर से सोचना चाहिए। सर, मैंने उजाले को कई बार बोला है कि मैं रिहैब सेंटर जाने को भी तैयार हूँ। सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे मौका नहीं देना चाहती। लगता है ये मुझे तलाक देके किसी और से शादी करना चाहती है। सर, निशांत को झूठी कहानी बनाने की आदत है, और रही बात मौका देने की, तो मैं इसे खुराफाती दिमाग की असल मंशा ना बता के इसे मौका ही दे रही हूँ। खुराफाती? क्या खुराफाती और कैसी मंशा? से इट क्लियरली। सर एक्चुअली ये कहना चाहती है कि मैं क्रिमिनल की तरह सोचता हूँ। अब सर आप ही बताइए, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, क्रिमिनल की तरह नहीं सोचूंगा तो आने वाले क्राइम को कैसे रोक पाऊंगा? आना, आना, open the door. Dad. Your mom. कॉफी में अटक गई है। अब दरवाजा भी खोल नहीं पा रही है ना। Save her. आपने मेडिसिन लिया? मेडिसिन लिया? ये देखिए, डोर बाहर से बंद है। डैड प्लीज, बाहर से बंद प्लीज। रिलैक्स। डैड कॉफिन कहाँ है? और तुम्हारी मॉम? डैड, आई नो कि आप मॉम को बहुत मिस करते हैं, लेकिन डैड, मॉम 4 साल पहले मर चुकी है। शी इज नो मोर। वी हैव क्रिमेटेड हर इन ग्रेवयार्ड। शी इज इन पीस नाउ। नो, वो कॉफिन में तड़प रही है। डैड रिलैक्स। मैं वापस लेकर आऊंगा उसे। मैं वापस लेकर आऊंगा। रिलैक्स, बैठिए। मैं वापस लेकर आऊंगा। डैड, रूही, क्या तोड़ा तूने? कितनी बार कहा तुझसे कि बाहर जाकर खेला कर, तो समझती क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, अब रो मत। अब अगर तू कुछ तोड़ेगी तो तुझे डांट नहीं सकते क्या? चल, नहीं डांटती, रो मत अब। हाँ, मम्मा कहाँ है? वो कब आएगी? भावना जी, एक दिन में 1000 पेड़ लगाने के बाद अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
जी मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमारे देश का हर एक नागरिक एक पेड़ लगाएगा, और तब हेडलाइंस होंगी, भारत में एक दिन में 1.5 अरब पेड़ लगवाए गए। वाह भावना जी, क्या खूब बात कही है आपने। थैंक यू। बहू, शादी से पहले भी तुम्हें अपने आप से बड़बड़ाने की बीमारी थी क्या? नहीं 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 माँ जी, मैं तो एक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। इंटरव्यू? कोई नौकरी मिलने वाली है क्या? अरे माँ, ये नौकरी का इंटरव्यू नहीं, भावना की उपलब्धि का इंटरव्यू होगा। और देखना, मेरी बीवी इसी तरह हमारे घर का नाम रोशन करेगी। आकाश, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ प्लीज प्लीज। मैं अभी आती हूँ। हाय, हाउ आर यू? लगता है कि कत्ल से पहले रेप भी हुआ है। आसपास चेक करो। यस सर, चेक करो, वहां पे कुछ मिलता है क्या? विक्टिम का नाम उजाली सिंह है। फैमिली से कांटेक्ट करो। ओके सर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ इस तरह से सब कुछ खत्म कर देगी। अब ना प्यार रहा ना वफा। क्या उसका अफेयर था? खैर, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। पर निशान, मैं तो चाहती थी कि पहले हम एक दूसरे को समझें। एग्जैक्टली। शादी की कोई जल्दी नहीं है मुझे। वैसे भी दिल मिल गए तो शादी की क्या जरूरत है। अब आई मीन टू से कि एक इंपॉर्टेंट कॉल है। थैंक यू। हाँ साली साहिबा, उजाली दीदी कहाँ है? और वो कोर्ट से घर भी नहीं आई और उनका फोन क्यों बंद है? तो क्या मैं उसकी जासूसी करूं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बाद में बात करता हूं। रूही, मुझे ना ऑफिस के लिए निकलना है। वैसे ही तेरी मम्मा बोल के गई थी कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ के जाऊँ, पर अब काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो एक काम करना, तू ना दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और किसी के लिए भी बाहर ना जाना, ठीक है? मम्मा कब आएगी मौसी? मम्मी आ जाएगी, और तुम अब दरवाजा बंद कर लो और मम्मी के अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बंद करो। दोस्तों, आज हम हमारी जिंदगी के स्पेशल रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरा स्पेशल रिश्ता मेरी बहन से है, वैसे ही आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपकी जिंदगी का स्पेशल रिश्ता कौन सा है। और तब तक के लिए आपकी दोस्त आरजे नियति की तरफ से ये प्यार भरा गीत। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द सॉन्ग। हाय नियति। हाय सर। कल से तुम्हारा ये शो हमें रिवाइव करना पड़ेगा। कल से मैं तुम्हें आफ्टरनून वाला स्लॉट दे रहा हूँ, और ये प्राइम टाइम वाला स्लॉट जो सबके शो को इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर डे बाय डे। बट सर, एक मौका तो दीजिए। डोंट वरी नियति, तुम अपना मॉरल डाउन मत करो। आफ्टरनून वाले स्लॉट में मेहनत करो। वी कंटिन्यू। डैड मैं लेट हो रहा हूँ। मॉम, कॉफिन के अंदर है वो। सफोकेशन है ना। अंदर चल। तो वहाँ जाना है ना। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। मैं बैठिए, बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है। हाँ नियति। जोसेफ, आखिर तुमने मेरा स्लॉट मुझसे छीन ही लिया ना? ऐसा कुछ भी नहीं है नियति। मैंने भरत सर को सिर्फ इतना सा कहा था कि मेरे डैड को मुझे दिन में संभालना होता, क्योंकि मेरी सिस्टर इवनिंग में वापस आती है, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट कर पाऊंगा। और कोई मैं बाद में डैड। रूही,
रूही, रूही, रूही, रूही, रूही कहाँ हो? रूही, क्या हुआ रूही? अंकल, कौन अंकल? सर उजाली है। आपकी बीवी कल से गायब थी, तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है? सर उजाली मेरे साथ नहीं रहती थी, वो अपनी बहन नियति के साथ रह रही थी। एक्चुअली सर हम लोग तलाक लेने वाले थे। ये मजिस्ट्रेट भी केस को लंबा खींच रहा है। 15 दिन बाद फिर बुलाया है। अब 15 दिन के लिए मैं पति पत्नी बन के रहना पड़ेगा। हाँ नवीन। सर नवीन सक्सेना एक बिल्डर है। कल उजाली उसी के पास गई थी और आज उसकी। तो आपको लगता है आपकी बीवी उजाली के साथ ये सब उस बिल्डर ने किया होगा? सर नवीन सक्सेना अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उजाली उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी। फिर उजाली की बहन नियति का मेरे पास फोन आया कि वो कल घर नहीं पहुंची। मैंने नवीन सक्सेना को कॉल किया कई बार, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। ये लीजिए। हाँ ठीक है, चलो अब मैं ना फ्रेश होके तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके हाँ बाय। एक मिनट। थैंक यू। तू समझ नहीं रहा है बेटा, कहीं ये इंटरव्यू एक बहाना हो और वो किसी लड़के से मिलने गई हो। नहीं तो तुझे वो अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं लेके गई? माँ, आपका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे भावना ऐसी नहीं है। मैंने उजाली के हस्बैंड का फोन नहीं उठाया तो कुछ भी बोलेगा। माना कि मैंने उजाली को फोन किया था, लेकिन हम मिले नहीं थे। फोन पे उजाली से बात क्या हुई थी? वो अपने क्लाइंट को मेरे टाउनशिप का घर दिखाने वाली थी। कौन सा क्लाइंट? ये तो मुझे पता नहीं है, शायद कोई नया क्लाइंट होगा। वो घर कहाँ है जहाँ उजाली जाने वाली थी? मोदी नगर। सर सुबह मैंने उजाली दीदी को कोर्ट जाते हुए देखा था। उनका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वो बिजी होंगी, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ ऐसा सब हो जाएगा। उजाली का पहले रेप हुआ, फिर कत्ल हुआ। कौन कर सकता उनके साथ ऐसा? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मासी, रूही, मम्मा कहाँ है मासी? अमनीश, सक्सेना ने बताया था कि उस दिन उजाली अपने साथ एक क्लाइंट को लेकर यही घर दिखाने आई थी और उसकी लाश इस घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मिली थी। मनीष सर, ये ड्रैगिंग मार्क्स उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ में उजाली की लाश मिली, तो पूरे चांसेस हैं कि उजाली का रेप और मर्डर यहीं हुआ हो। लेकिन सर सक्सेना ने हमें ये नहीं बताया कि उजाली किस क्लाइंट के साथ यहाँ पे आई थी।
आने जाने वाले रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि उजाली उस दिन किस क्लाइंट के साथ आई थी। उजाली की कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कौन था जो उस दिन उसके साथ यहाँ पर आया था। देखे तो सही कहीं ये सक्सेना में घुमा तो नहीं रहा। ये घड़ी, ये कपड़े, ये चश्मा, मैंने पूरा अपने आप को आपकी तरह से डाल दिया और अब आप मुझसे कन्नी काट रहे हो। शुक्र मना तेरी गर्दन नहीं काटी मैंने। सर आप क्या बोल रहे हैं? अरे आपके कहने पे तो मैंने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया और आप मुझे काम देने से मना कर रहे हैं। तेरा काम तमाम होने वाला था भिख मंगे, मरने वाला था तो गनीमत समझ बच गया। हट यहां से। हेलो। हेलो, हाँ भावना, कहाँ हो तुम? सुबह से शाम हो गई और अब जाकर तुम मेरा फोन उठा रही हो। शाम कुछ भी। हाँ हाँ शाम। अब तक तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है क्या? ओह गॉड, अरे हाँ मुझे तो इंटरव्यू देने जाना है ना आज। और ये क्या शाम शाम बोल के मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भावना, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं अभी तक सो रही थी। क्या मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम कल रात से लेकर अभी शाम के 5 बजे तक सो रही थी? आकाश मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या। मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। हाँ कॉल करती हूँ मैं तुम्हें। मैम पानी। हाँ रख दीजिए। सर उजाली का फोन 7 सितंबर को मोदी नगर में बंद हुआ था। ये पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन उसके सीडीआर में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला है जो उसके किसी प्रॉपर्टी क्लाइंट का हो। तो ये बिल्डर सक्सेना झूठ बोल रहा। और एक अजीब बात, उजाली के पति निशांत ने बताया कि उजाली और सक्सेना दोस्त थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उजाली उसके साथ काम भी करती थी। राइट सर। और जिस तरह से सक्सेना और उजाली के बीच फ्रीक्वेंटली बातें होती हैं, हो सकता है ऐसा दोनों का अफेयर हो, क्योंकि इस बारे में जैसी मैंने सक्सेना से बात की वो बिफर गया। बेकार की बातें करना बंद कीजिए आप। मैं ऐसा क्यों करूंगा उजाली के साथ में? वो क्लाइंट भी नहीं मिला हमें जिसके बारे में आपने बताया था। मैं कौन है वो? तो ढूंढिए ना। वो मेरे लिए काफी घर बिकवा चुकी थी और बिकवा भी रही थी। आई एम श्योर कि वो जिस इंसान को घर दिखा रही थी ना, वो गलत इंसान है। उसी ने उजाली के साथ में उस घर के अंदर कांड किया है। उजाली के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको इन्वेस्टिगेट करो और सक्सेना पे नजर रखो। जी सर। और एक बात, मैं ये उजाली और निशांत की सुनवाई कर रहे जैसे मिला था, उनका कहना था कि निशांत और उजाली रूही की कस्टडी के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि रूही उनकी सगी बेटी नहीं है सर। रूही को अडॉप्ट किया उन्होंने। पापा मेरी दोनों माँ मुझे छोड़ के चली गई। बी स्ट्रॉन्ग बेटा, मैं तुम्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। क्यों? फिर से शादी कर रहे हैं क्या आप? नियति छोटी बच्ची, इसके सामने सोच समझ के बोला करो। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? मेरी बेटी है ये। आप ना ये ड्रामा बंद कीजिए और आप निकलिए यहाँ से। और भी सर, ये मेरी पत्नी भावना है। ये 3 सितंबर को दिल्ली आई थी। 4 सितंबर को इसका इंटरव्यू था। कैसा इंटरव्यू? सर ये नहीं पता क्योंकि जिस होटल में वो ठहरी थी वहां उसके साथ रेप हो गया। रेप? आपकी बीवी के साथ? किसने किया? सर उसने फोन पे बताया था कि किसी होटल वाले ने उसके साथ। नहीं आकाश, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो भावना, तुम वहां अकेली हो। अरे वहां किसी ने कुछ तुम्हारे साथ नहीं। भावना मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, फटाफट वहां से चेकआउट करके जयपुर आ जाओ। लेकिन सर वो लौट कर आए ही नहीं। सर मुझे तो लगता है कि किसी होटल वाले ने उसके साथ। सर मैं मानता हूं कि मैं और उजाली रूही की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लेकिन क्या बोलो? अब इस लेकिन का जवाब तुम्हें देना है कि तुम्हारी बीवी उजाली तो इस दुनिया में रही नहीं। शादी को महज 2 साल हुए थे, 10 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया। कहाँ से अडॉप्ट किया? सर वो हमारी कॉमन फ्रेंड थी नगमा, रूही उसी की बेटी है, बचपन से जानते हैं उसे। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। सर एक्चुअली नगमा ने अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाया था। उसने बिना शादी के रूही को जन्म दिया, फिर अचानक से वो 1 साल पहले गायब हो गई थी। हम दोस्तों ने जाकर कलानगर थाने में मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। इस कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। सर इस कॉरिडोर में सीसीटीवी नहीं है, और हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर जिस दिन भावना ने चेक इन किया था, मैंने तब की सीसीटीवी चेक की, उसमें कुछ अटपटा लगा। सर ये आदमी 3 तारीख को यहाँ आया था, और सर जब भावना होटल से चेकआउट कर रही थी तब ये फुटेज में जाते हुए दिख रहा था। कौन है ये आदमी? सर गेस्ट ही होगा, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। मैं नगमा मिसिंग केस की फुल स्टडी कर रहा था। नगमा 1 साल पहले गायब हुई, और नगमा का फ़ोन भी मोदी नगर वाले हाईवे के पास ही बंद हुआ, और वहाँ के एक सीसीटीवी में नगमा आखिरी बार एक सफ़ेद कार में जाते हुए दिखी थी, और उसके बाद नगमा कभी नहीं मिली। नगमा मिसिंग केस का प्राइम सस्पेक्ट था उसका बॉयफ्रेंड सागर। सागर ने पूछताछ में कबूल किया था कि रूही उसी की बेटी है, और उसने कोर्ट से उसकी कस्टडी की डिमांड भी की थी। इस नगमा मिसिंग केस और रूही की कस्टडी में कई ऐसे राज दफन हैं, इनका सामने आना ज़रूरी है। और मेरे बिना उसका कोई नहीं था। रूही के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, और उसी के लिए मैं ये खतरा मोल लेने जा रही थी। ए, कौन हो? पकड़ो उसे। सर नगमा को लेकर मैं पहले भी साफ कह चुका हूं कि वो सिर्फ एक काला अतीत थी मेरा, एक ऐसा अतीत शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर गुनहगार को उसका गुनाह ऐसे के चोटता है। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ एक भूल हुई थी मुझसे, प्यार करने की भूल। तो वो प्यार नहीं हवस थी। अगर शादी नहीं करनी थी तो करीब क्यों आए मेरे? मना नहीं किया मैंने शादी के लिए, लेकिन बस आज और अभी की जिद मत करो। प्लीज अबॉर्शन करवा लो। तुम्हारी आत्मा मर सकती है, मेरी नहीं। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं पालूंगी, कभी नहीं। नगमा के गायब होने के बाद मैं तो रूही को अपनाना चाहता था। ढोंग कर रहा था, या फिर क्योंकि रूही को उजाली ने अपना लिया था, तुझे उजाली से भी नफरत होगी, वही नफरत निकाली तूने। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। सच कुछ और है। क्या है सच? दरअसल उजाली ने रूही को हासिल करने के लिए मुझे एक पुलिस वाले से धमकी दिलवाई थी। उजाली से उलझने की कोशिश मत कर सागर। कौन बोल रहा है? पुलिस वाला बोल रहा हूँ, और रूही की कस्टडी उजाली को ले लेने दे, नहीं तो नगमा मर्डर केस में मैं तुझे कातिल साबित कर दूंगा। सर सबके लिए नगमा तब मिसिंग थी, लेकिन उस पुलिस वाले ने मुझे कहा था कि नगमा का मर्डर हुआ है। मेरी बात पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। हेलो, कौन? अगर चाहते हो ये फोटोज मीडिया में ना जाए तो मुझे 1.5 करोड़ दे दो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप पैसे का इंतजाम करता है या फिर? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर कहाँ आना है, किधर आना है, ये बता दीजिए। डिवोर्सी होते हुए मैंने तुमसे शादी के लिए इसलिए हाँ कहा था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी 10 साल की बेटी है। स्वाति, मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन पालना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तुम मेरे तो एक काम करो, कोई और माँ ढूंढ लो उसके लिए। ले पानी पी। ये रेप वेप की कहानी सब नाटक है बेटा। पक्का वो किसी लड़की के साथ भाग गई।
जय हिंद सर। सर ये उसी लेडी की लाश है जिसके पति का कहना था कि उसकी पत्नी का रेप होटल में हुआ है, और होटल भी पास में ही है सर। भावना की बॉडी यहाँ है, और वो आदमी बलबीर जो भावना के सामने वाले रूम में ठहरा था, वो भावना से पहले होटल से बाहर निकला। वो कहाँ गायब है? एक काम करो, आसपास अच्छी तरीके से सर्च करो, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। अरे आइए ना सर, ये नियति की पड़ोसी है और इनका कहना है कि एक आदमी अक्सर नियति से यहाँ लड़ाई किया करता था। कौन था वो आदमी? सर मैं उस आदमी को तो नहीं जानती, लेकिन वो शक्ल से गुंडा लगता था सर। कहाँ है वो? अरे कहाँ घुस जा रहे हो? कहाँ है वो? बुलाओ उसको। कौन चाहिए? नियति। वो घर पे नहीं, जो बात करनी मुझसे करो। उसको बोलना अगर मेरा पैसा टाइम पे नहीं मिला ना तो अगली बार बात करने नहीं आऊंगा ऐसे। इस तेरी बेटी है ना, इसको उठा के लेके जाऊंगा अब मैं, समझी? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बताता हूँ मैं तेरे को, साली धक्का मारती है। सर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? उजाली दीदी ने तो मुझे ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं बताया था। आपकी पड़ोसन का कहना है कि वो आदमी आपके लिए यहाँ पर आया था और रूही को उठाने की बात कर रहा था, और आप कह रही हैं कि आपको ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। सर मैंने बताया ना आप लोगों को, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी ने कॉल करके तुमको बताया था कि उसके साथ में रेप हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसके साथ में रेप जैसा कुछ हुआ होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? भला भावना मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? उसने तो तुमको ये भी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर इंटरव्यू देने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। सुंदर, ये डिटेक्टिव निशान किसी सुंदर की जासूसी कर रहा है? जी सर, हमारे ऐसा ही अमर ने निशांत को एक मंदिर के बाहर एक फूल वाले से सुंदर के बारे में पता करते हुए देखा था। फिर मैंने सुंदर के बारे में पता किया सर, ये सुंदर उसी मंदिर के बाहर पहले भीख मांगा करता था। फिर अचानक से इसका हुलिया बदल गया। आसपास के लोग भी इस बात से हैरान है कि इसके पास अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया, और अब ये सुंदर गायब है। पता करो इस सुंदर के गायब होने के पीछे की कहानी क्या है, और निशांत उसे क्यों ढूंढ रहा है। कितनी बार कॉल कर चुका हूं आपको, आप बस मुझे घुमाए जा रहे हो। अब तो मेरी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया है ना, फिर अभी तक पैसा क्यों नहीं मिला पॉलिसी का? आपको तो याद नहीं आया होगा कि वो आदमी कौन था, इसलिए थोड़ी मेहनत हमने की। आपकी पड़ोसन से उस आदमी का स्केच बनवाया, तो स्केच बनने के बाद समझ में आया कि यह आदमी जावेद है, और इस जावेद का फ़ोन नंबर आपके कॉल रिकॉर्ड्स में लगातार नजर आता है। अभी कुछ याद आया आपको? हाँ सर याद आया। सर ये आदमी मुझे नगमा के गायब होने के बाद मिला था, और इसे नगमा से काफ़ी पैसे चाहिए थे। सर ये उसके बाद से मुझे परेशान करने लगा था। याद आ गया ना? तो ये भी याद आ गया होगा कि एक ड्रग पेडलर है और रूही को उठाने की धमकी दे रहा था। क्या छुपा रही हो? सर मैंने बताया ना, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। इस बार से देखो, क्या ये वही है जिसे आपने अपनी मम्मी नगमा के साथ देखा था? अच्छा रूही, ये बात ना तुम किसी से मत बताना, ओके? सर नियति कह रही थी कि नगमा को जावेद के पैसे देने थे, लेकिन नगमा मिसिंग केस में जावेद का नाम तो कहीं भी नहीं आया। अब सवाल यह है कि नगमा को जावेद के किस चीज़ के पैसे देने थे, क्योंकि जावेद एक ड्रग पेडलर है। और एक बात, नगमा के गायब होने से एक दिन पहले इन सब दोस्तों ने मिलकर एक रेप पार्टी की थी जोसेफ के घर पर। तो हो सकता है जावेद इन सबको ड्रग सप्लाई करता हो। इनके ग्रुप के बाकी लोगों से पूछताछ करते हैं। देखिए सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ड्रग्स नहीं लेता। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना है कि पहले आप और आपके दोस्त नियति, नगमा, उजाली, निशान, जोसेफ ये सब मिलकर पार्टीज किया करते थे। हाँ, हम गेट टुगेदर करते थे, लेकिन हमने कभी ड्रग्स नहीं ली। अगर तुम लोग पार्टी में ड्रग्स वगैरह नहीं लेते थे तो जावेद, जो कि एक ड्रग पेडलर है, वो नियति और उजाली के टच में क्यों था? सर हम लोग ड्रग्स नहीं लिया करते थे। वो दरअसल
नगमा काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में थी तो उसने लेना शुरू कर दिया था, लेकिन सर हम लोगों ने उसे समझाया और उसने लेना छोड़ दिया था सर। अगर आप लोगों ने कहाँ जा रहे हैं? लेट मी गो। सॉरी सर, मेरे डैड नॉर्मल नहीं है। ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ किड। शट अप, आई एम नॉट अ किड, आई एम योर फादर। आई एम सॉरी। और सर सागर ने बताया था कि उजाली के कहने पर किसी पुलिस वाले ने उसे धमकी दी थी, लेकिन उजाली के कांटेक्ट में से ना तो किसी पुलिस वाले का नंबर मिला और ना ही किसी क्लाइंट का। तो फिर सागर ने कम है सर, निशांत के सीडीआर में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। बोलो, सोच क्या रहे हो? इस फेक आईडी के नंबर से तुझे कौन कॉल करता था? सर ये सुंदर का नंबर है। तो भिखारी सुंदर जिसे तू डिटेक्टिव सुंदर बनाना चाहता था? सर वो सिरफिरा आदमी है, जबरदस्ती मेरे चेप हो रहा था कि मेरा असिस्टेंट बनना है उसे। सब चेक किया हमने। जिस तरह के कपड़े तू पहनता है बिल्कुल वैसे वैसे कपड़े वो पहनता था। सर मैंने इसे ये हुलिया नहीं दिया था, ये सब उजाले की करतूत थी। कैसी करतूत? सर एक्चुअली वो मेरा फेक मर्डर प्लान कर रही थी। अगर ये फेक मर्डर प्लान एग्जीक्यूट हो गया ना तो पॉलिसी का इतना सारा पैसा आएगा। बस करो निशांत, मुझे लगा कल तुम नशे में थे इसलिए कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो माइंड क्रिमिनल है। उजाली, मैं तुम्हारा किसी क्राइम में साथ नहीं देने वाली हूँ। सर वो मेरी जगह सुंदर को मार के मुझे गायब करना चाहती थी ताकि पॉलिसीज का सारा पैसा उसको मिल जाए। मैंने सर उसे मना भी किया कि ये ठीक नहीं। तूने उसे मना किया क्योंकि तूने खुद प्लान कर रखा था। अब तेरा किया धरा सामने ना आए इसलिए तूने उसका रियल मर्डर प्लान किया, और उजाली के नाम पे जितनी पॉलिसी थी वो सब तुझे मिल चुका है। नहीं सर ये सच नहीं है। सर मुझे तो उल्टा उस सुंदर पर शक है। उसको इस प्लान का पता चल गया होगा, उसी ने उजाली को मारा होगा सर, और इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव निशांत ये कह रहा था उसने अपना फेक मर्डर प्लान किया था जिसमें सुंदर उसका मोहरा था, लेकिन वो मोहरा अब कहाँ गायब था? और उजाली, वो किसका मोहरा बनी? उजाली के रेप और मर्डर के पीछे आखिर क्रिमिनल की क्या खुराफात छिपी थी? और नगमा पिछले 6 महीनों से कहाँ गायब थी? वहीं दूसरी ओर भावना मर्डर केस भी अजीब सी पहेलियों और रहस्यों से भरता जा रहा था। तुम बोल रहे थे कि तुम बलबीर को नहीं जानते, जबकि वो तुम्हारे गांव का रहने वाला है। और सरिता जी, आपके सीडीआर में भी बलबीर का नंबर मिला है। सर मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है माँ ने किया है, माँ की गलती। सर वो अपने पति को लिए बगैर दिल्ली चले गई और मुझे पूरा शक था उस पर। वो मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, पर मेरा बेटा है कि किसी की सुनता ही नहीं। इसीलिए मैंने बलबीर को उसके पीछे लगाया था, उस पर नजर रखने के लिए। और उसने मुझे बताया भी था, भावना के कमरे से एक लड़का भागा था। कौन लड़का? मालूम नहीं, लेकिन जब भावना ने आकाश को बताया कि उसके साथ रेप हुआ है और वो थाने जाएगी, तो ये बात मैंने बलबीर को बता दी थी और वो डर के भाग गया। डर के भाग गया या भावना को मार के भाग गया? सर हमें नहीं मालूम, हम सच कह रहे हैं। सर ना अभी तक सुंदर की कोई लीड है और ना ही जावेद की। तो कर क्या रहे हो? ढूंढो दोनों को। जी सर, ठीक है। सर जिस फेक आईडी के नंबर से निशांत को फोन आता था उसका IMEI नंबर ट्रेस किया, वो फोन नगमा का है। तो निशांत को उस नंबर से नगमा कॉल करती थी। बहुत घुमा लिया जासूस साहब, अब सच बोल दो वरना उल्टा लटकाऊंगा। सर मैं नगमा की हेल्प कर रहा था बस। उसे जॉब की ज़रूरत थी और मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक लेडी की ज़रूरत थी बस सर, इसलिए मैंने उसे एक फेक आईडी का नंबर दिया। एक स्वरूप जोशी नाम का बिजनेसमैन था, उसकी जासूसी कर रही थी वो। स्वरूप की वाइफ को उस पर डाउट था कि वो किसी औरत को अपने फार्म हाउस पर ले जाता है, और इसी के लिए नगमा उसकी जासूसी कर रही थी। इसी बीच नगमा ने उसे एक हथियारों की डील करते हुए देखा। हमारे पास कुछ सबूत आ गए थे सर, और मेरे ऊपर बहुत कर्जा भी था। मुझे लालच आ गया कि ना सारा कर्जा निकल जाएगा, और मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारे इस क्राइम में तुम्हारा पार्टनर नहीं बनना है। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। नगमा, 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 मेरी बात सुनो नगमा, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? तुमने कुछ और कहा था, तुम ये सब कर रहे हो? मेरी बात समझो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ मैटर मैं सॉल्व करूंगा। सर मैंने किसी तरह से नगमा को समझा लिया था। समझा लिया या नगमा को गायब कर दिया? और जब उजाली को इसके बारे में पता चला तो उसे भी? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया सर। नगमा को स्वरूप ने गायब किया होगा, मुझे उस पर डाउट था,
लेकिन अगर मैं कलानगर थाने जाकर ये बताता तो वो लोग मुझ पे डाउट करते। बस सर, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि स्वरूप ने ही नगमा को गायब करवाया था और उजाली को उस सुंदर ने मारा है सर। सर ये बेटा नवीन सक्सेना भावना नाम की एक लड़की के रेप और मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के रेडार में भी आया है। भावना का रेप और मर्डर हुआ 5 सितंबर को और उजाली का 7 सितंबर को। तो भावना का सक्सेना और उजाली से क्या ताल्लुक? सर उजाली सक्सेना की जिस टाउनशिप के घर बिकवा रही थी वो टाउनशिप कई सारे पेड़ों को काट के बचाई गई थी। भावना ग्रीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ी थी। भावना ने सक्सेना के ऊपर केस भी किया था। सर माना कि भावना ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी, लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसे क्यों मारूंगा? भावना को 3 सितंबर को दिल्ली आने का इनविटेशन भेजा गया था और जिस ईमेल के जरिए वो इनविटेशन भेजा गया वो ईमेल तुम्हारे ऑफिशियल डोमेन से क्रिएट की गई थी। सर भावना को दिल्ली बुलाने का आइडिया उजाली का ही था। नवीन, मैंने भावना से सेटलमेंट की ट्रिक निकाल ली है। उस सोशल वर्कर को फेमस होने का बहुत शौक है। मैंने उसे गोली दी है कि मैं उसके सोशल वर्क को ग्लैमराइज कर दूंगी, रेडियो पे उसका एक इंटरव्यू करवा दूंगी। इसके बदले वो केस वापस ले लेगी और हमारे टाउनशिप पे घर बिकने शुरू। ये सब कुछ सर उजाली अरेंज कर रही थी, लेकिन सर मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि जो भावना का जो रेडियो पे जो इंटरव्यू का प्रोग्राम था ना, ये उजाली की बहन नियति ने अरेंज करवाया होगा। सर ना ही तो मैं किसी भावना को जानती हूँ, ना ही मैं किसी लड़की का अपने शो पर इंटरव्यू लेने वाली थी। सर पिछले 3 साल में 7 और ऐसी लड़कियों के रेप और मर्डर केसेस मिले हैं जो नियति, नगमा और भरत के फ्रेंड्स और रिलेटिव से जुड़े हैं। एक पुलिस वाले की भी हिस्ट्री मिली है सर, जो फरीदाबाद में एक फीमेल यूथ लीडर की सिक्योरिटी में तैनात है। उसके बाद उस एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। है कौन ये एएसआई? घाट घाट का पानी पिया तूने जोसेफ। रेडियो जॉकी से पहले पुलिस का एग्जाम पास किया और उससे पहले होटल में जॉब, और उसी होटल में तुमने तुझे वहां आइडेंटिफाई किया। मार लो और मार लो। मेरी मॉम भी मुझे ऐसे ही मारा करती थी, क्योंकि 16 की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और 22 का होते ही ड्रग्स। और ड्रग्स खरीदने के लिए मैंने अपनी मॉम का सोने का नेकलेस बेच दिया और वो मार मुझसे सहन नहीं हो पाई। और फिर मैंने क्या किया पता है? मेरे डैड थे, उनकी बात पे किसी ने बिलीव ही नहीं किया। सबको ये लगने लगा कि मेरे पागल बाप की वजह से मेरी मॉम हम सब लोगों को छोड़कर चली गई। और फिर नशे के लिए मैंने और जॉब्स करना शुरू किया। पुलिस एग्जाम क्लियर किया और एएसआई बन गया। नशे की लत मुझसे छूट नहीं पा रही थी और कोई ऐसी लड़की भी तो नहीं मिली ना जिसके साथ मैं सेटल होके शादी करके अपना घर बसा सकूं। मैं जब भी नशा करता था ना तो मैं सेक्स के लिए पागल हो जाता था। और 3 साल पहले मैंने ड्यूटी पर भी नशा कर लिया। अपने सीनियर्स से कहा कि अपोजिशन पार्टी वालों ने उसे रेप करके उसका मर्डर कर दिया। मेरा बयान तो ले लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे सस्पेंड कर दिया और फिर नियति की सिफारिश से मैं रेडियो जॉकी बन गया। जब भी कोई लड़की मेरी नज़र में आती ना तो मैं उसके साथ सेक्स करता और उसे फिर मारकर फेंक देता। तो ज़्यादातर अपने दोस्तों की जान पहचान की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था, ऐसा क्यों? ऐसी लड़कियों को टारगेट करके ले जाना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन नगमा से मैं बहुत प्यार करता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया। फिर मैंने उसे नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया और उजाली को भी मैं बहुत पसंद करता था और रूही की कस्टडी दिलवाने के लिए मैंने सागर को धमकी भी दी थी। उजाली बहुत इम्प्रेस हो गई थी मुझसे, लेकिन जब तक मैं उस पर हाथ मारता उसी बीच उसने मुझसे कहा कि भावना को एक फेक कमिटमेंट दे दो कि तुम रेडियो में उसका एक इंटरव्यू करवाओगे। भावना को देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। मैंने उससे कहा कि मैं सचमुच तुम्हारा इंटरव्यू करवाऊंगा और मैंने उसे दिल्ली के उसी होटल में बुलाया जहाँ पर मैं पहले जॉब करता था। मैंने अपने पुराने बेटे फ्रेंड की मदद से उसके कमरे में नशीला पानी भिजवाया और फिर उसके बाद रात को मौका मिलते ही घुस गया अंदर। तो
तो जब वो वहाँ से निकलने वाली थी मैंने उसे यूसुफ ये कहाँ लिया? भावना के गायब होने के बाद उजाली सवाल करने लगी थी। मैंने उससे कहा मिलकर बात करते हैं। मैंने उसे मोदी नगर वाले पुराने घर पर बुलाया, लेकिन वो तो मुझ पर शक करने लग गई। फिर क्या था, मैंने उजाली के साथ भी अपने मंसूबे पूरे कर लिए। न्यूरो साइंटिस्ट पॉल मकलीन के अनुसार इंसानी दिमाग 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला नियोकॉर्टेक्स ब्रेन जो तर्क वितर्क करता है, दूसरा लिम्बिक ब्रेन जो इंसानी भावनाओं को कंट्रोल करता है, और तीसरा रेप्टिलियन ब्रेन जो फिजिकल प्लेजर की तरफ भागता है। ऐसा माना जाता है ड्रग्स का अधिक सेवन रेप्टिलियन ब्रेन को सक्रिय कर देता है। फिर नियोकॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन के इशारे पे चलते हैं। इंसान के जज्बात, तर्क वितर्क, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो हैवान जैसा बर्ताव करने लगता है। जोसेफ इसका जीता जागता उदाहरण है। उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अंदर ऐसा वहशी छिपा था जो 3 सालों में 10 मासूम महिलाओं की जिंदगी निगल गया। और उसके साथ पूरा वो मैच करूंगी, फिर वाह क्या लगूंगी मैं। चल पकड़ पकड़ पकड़। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया के दौर में एक खास किस्म के अपराधी वर्ग ने जन्म लिया है जो सुनसान जगहों पर लड़कियों और औरतों पर हमला करके उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाते हैं। ऐसे वीडियो इतने ज्यादा घिनौने और हिंसक होते हैं कि सूचना माध्यमों पर जंगल में आग की तरह फैल जाते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे आसपास ही ऐसे विकृत लोग भी रहते हैं जो इन वीडियोस के कंज्यूमर हैं, और ये कंज्यूमर कब खुद क्रिमिनल बन जाए किसी को नहीं पता होता। किया उन्होंने तेरे साथ? क्या किया है? उन लोगों ने मेरा रेप किया विद्या। पुलिस के पास जाते हैं। मैं कॉल नहीं विद्या, बाबा को पता चल गया ना तो मार देंगे विद्या। नेहा, उन लोगों ने तेरा रेप किया है, उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। चलो घर चलते हैं, नहीं जाना, कुछ नहीं कहा। तेरी मौसी ने तेरे लिए लड़का देखा है, देख कैसा है। अच्छा। अरे अरे बोलना, अच्छे से बोलना, कैसे है? बाबा आप इसको क्यों फोटो दिखा रहे हो? अब पसंद नापसंद ये बताएगी हमको, मतलब हमको नहीं पता कि इसके लिए सही क्या और गलत क्या है। आप मौसी को बोल दो शादी के बाद आगे बढ़ाओ। 23 साल की हो गई है, अगर अभी भी शादी नहीं की ना तो लोग थूकेंगे हम पे, बोलेंगे इतनी जवान लड़की को घर में बिठा रखा है। ठीक है, मैं मौसी से बात करता हूँ। अंकल, नेहा से मिलने आई हूँ।
बाबा, ये विद्या का घर पे आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो इसकी खुद की शादी नहीं हुई है और इसका देख के नेहा भी शादी के लिए मना करती रहती है। अब उसको मना क्यों नहीं करते घर पे आने के लिए? तू जानता है ना, मैं विद्या को घर आने से मना नहीं कर सकता। तू कर सकता है, तू मना कर पाएगा? देख नेहा, शादी के लिए हाँ बोलने से पहले एक बार अपने पापा और भाई से बात कर। उन्हें बता कि तेरे साथ क्या हुआ है। वो देखना जरूर कुछ करेंगे। जो भी हुआ उसे मैं एक बुरा सपना समझ के भूल चुकी हूँ। छोड़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। देख, तू जा यहाँ से। नेहा, मैं तुझे ऐसे घुट-घुट के जीते हुए नहीं देख सकती हूँ। तू एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, हम वहाँ पे जाके सब कुछ बता देंगे। तू चल। अगर तेरे साथ ये सब हुआ होता तो तू जाती पुलिस के पास? तू चाहती कि तेरे बाबा को ये सब पता चले? तू जा। हेलो। अरे हाँ सर। 3 बार इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की डेडलाइन पहले ही बढ़ चुकी है और तुम्हारी लेबर की स्पीड को देख के तो लग रहा है चौथी बार होने वाला है। अरे सुनील सर, इस बार डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, आप निश्चिंत रहो, काम टाइम से पूरा हो जाएगा। नहीं उड़ना चाहिए था तेरे को। अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। ले, लेके चल इसको। नहीं, विद्या! सब कुछ तो तेरा किया धरा है ना। और जा उस विद्या के साथ हीरोइन बन के कॉलेज में पढ़ने जाती है कि मॉडलिंग करने जाती है तू? उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी नाक कट गई। अब तो पता चल गया ना आप लोगों को। अब क्या करेंगे आप? या आप लोगों का सिर्फ मुझ पे जोर चलता है? देखा बाबा, पीछे तोड़ कैसे चलते थे। मुंह बंद रख। आज के बाद कॉलेज आना जाना सब बंद। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। ले। राहुल, मौसी से बात कर। उसको बोल शादी के लिए कैसा भी लड़का चलेगा, घोड़ा गधा सब चलेगा। बस इसकी जल्दी से शादी करके बला सर से डालनी है। का ही फालतूगिरी। अब क्या पुलिस हर जगह रहेगी? काय झालं स्मिता, किसका गुस्सा मोबाईल पे निकाल रही है? करडे हा पहा व्हिडिओ। अरे ही मुलं काय करतायत? मूळगाव नाशिक वन वैभव, अरे तो अशोकनगर के पीछे है। अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। ले, लेके चल इसको। नहीं, विद्या! हो सर, नक्की। हे बघा, ये अशोकनगर के पीछे है सर, मुळगाव नाशिक। ये लड़कों ने मास्क पहना है। नहीं उड़ना चाहिए था तेरे को। अब देखता हूँ ये विद्या तेरे को कैसे बचाती है। ले, लेके चल इसको। नहीं, विद्या! ये असॉल्ट वीडियो पूरे प्लानिंग के साथ वायरल किया गया है। आई थिंक हमें इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन सर, अभी तक इस वीडियो के खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल नहीं की है। तो कंप्लेंट नहीं की तो क्या हुआ? सेंसिटिव मैटर है, इन्वेस्टिगेट तो करना होगा ना हमें। शायद उन लड़कियों को बहुत तकलीफ हुई होगी, डर के मारे नहीं आए कोई सामने। कर दे। हो सर। सो मोटो केस फाइल करो तुम्हारे नाम से सर। और शिरकियों को उस एरिया में लेके जाओ, पता करो लड़कियों के बारे में। हो सर। और किस आईपी एड्रेस से ये वीडियो वायरल हुआ है पता करो। सर चलिए। मूलगांव नासिक वन वैभव, कड़े जगह तो यही है और काफ़ी सुनसान भी लग रही है। इसी का फ़ायदा उठा के उन वीडियो वाली लड़कियों को टारगेट किया गया था। सर, इधर थोड़ी दूरी पे एक मार्केट है, उधर चल के पता चलेगा। अरे तुझे तेरे बाबा और दादा ऐसे कैसे मार सकते हैं? इसमें तेरी क्या गलती? तू बात करना। गलती किसी के भी हो, एक बार किसी लड़की का रेप हो जाता है ना तो उसे मर ही जाना चाहिए। मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। नेहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या सोच रही है तू? देख, तुझे कसम है, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरे बाबा और दादा से तो मैं बात करती हूँ। नहीं, विद्या देखो प्लीज, तू बाबा से इस बारे में कुछ भी बात मत कर, नहीं तो वो मुझे फिर से मारेंगे। क्या हमारे रिलेशनशिप को दूसरों के पर्सनल मैटर में क्यों ला रही है? ये विष्णु का घर का मामला है। देखो, मुझे इसमें पढ़ने की कोई शौक नहीं है, समझी?
सुनील, विष्णु काका तुम्हारे अंडर में काम करते हैं। अगर तुम उनसे बात करोगे तो कम से कम नेहा को मारेंगे नहीं। रोज पीटते हैं उसको। तुम्हें शौक होगा दूसरों के पर्सनल मैटर में अपनी टांग अड़ाने की, मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े नामर्द हो। देखो, हमारी रिलेशनशिप एक जगह, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे से बात नहीं कर सकती। जो हो वही बोल रही हूँ। असली मर्द होते ना नेहा को बचाते, विष्णु काका से बात करते। सर वो एरिया काफ़ी सुनसान है और अशोक नगर और सुभाष नगर के बीच में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। हमने फ़ोटो लेके इधर उधर पूछताछ भी की, लेकिन सर वो लड़की कहीं भी हो सकती है। सर, ये लड़की आई है। अरे कहाँ थी आप? हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि सो मोटो केस भी बना लिया हम लोगों ने। और वीडियो में कौन लड़की थी, वो कहाँ है? सर बताती हूँ। हाँ बताइए। सर, मैं विद्या कांबळे, और इस वीडियो में जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड है नेहा सावरे, जिसका रेप हुआ है। उसका रेप भी हुआ है? जी सर, मयूर और उसके दोस्तों ने मिलकर नेहा का रेप किया है। तुम्हारे सामने? नहीं सर, जब मुझे होश आया और मैं नेहा के पास गई तो नेहा ने मुझे ये सारी बातें बताई। उन लोगों ने मेरा रेप किया। कितनी देर बाद होश आया तुम्हें? सर, करीब आधे घंटे के बाद। तब तक मयूर और उसके दोस्त चले गए थे और नेहा बेहोश पड़ी थी। मयूर? मतलब तुम जानती हो इन लड़कों को? जी सर, वो मेरे ही इलाके के हैं। मयूर कुलकर्णी, देवदत्त राणे, सूरज देशपांडे और ये मल्हार जोशी। लेकिन इन लड़कों ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? मयूर और उसके दोस्त दूसरे समाज के हैं, मैं और नेहा दूसरे समाज के हैं। और मयूर के फादर मेघनाथ कुलकर्णी पॉलिटिशियन है। और हमारी कॉलेज में डिबेट हुआ था ये सामाजिक गैर बराबरी के बारे में, जिसमें नेहा ने कुछ बातें बोली थी और मयूर को पसंद नहीं आई थी, जिसका सबक सिखाने के लिए वो नेहा के साथ ये सब किया है। बैठना नहीं है, बैठ चुके हैं, तभी तुम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और मयूर, वो जमाना गया जब तुम लोग हमारे लोगों को डरा कर रखते थे। हे विद्या, तेरे को जितना भी उड़ना है ना उड़ ले, लेकिन एक बात याद रखा, राज हमारा ही चलेगा और तुम जैसों को ना जूतों की नोक पर रखेंगे हम। तू मुझे अब अपनी जूते के नोक पर रख कर दिखा। मजा आया एक थप्पड़ में या एक और चाहिए? क्या हुआ मयूर, कुछ याद आ गया क्या, जो जूता और नोक दोनों भूल गए? कब का झगड़ा था ये? 20 दिन पहले। तुम्हारे घर में पता है ये? नहीं सर, घर पे किसी को नहीं बताया। अगर बताता तो बात और बढ़ जाती। और सर, मयूर ने इस झगड़े का सबक सिखाने के लिए नेहा के साथ ये सब कुछ किया है। और ये असॉल्ट और रेप वाली घटना कितनी तारीख को हुई? 10 अक्टूबर, जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। 10 अक्टूबर, आज 18 अक्टूबर, 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद आप आ रही है, वो भी अकेली। वो नेहा कहाँ है? हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम जो चाहे वो कर सके। और सर, मैं अभी भी आपके पास नहीं आती कि नेहा को बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेहा को क्या हुआ? सर, नेहा के बाबा और दादा उसको रोज मारते हैं इस वीडियो की वजह से। मुझे तो डर है कि वो लोग कहीं उसको मार ही ना दें। और नेहा भी सुसाइड की बातें करती है। सर वो टूट चुकी है। प्लीज आप लोग उसे बचा लीजिए, प्लीज। उसका एड्रेस दो। तुम्हारी लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, तुमने पुलिस स्टेशन आना चाहिए। उसको मार रहे हो। सर, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो मयूर का बाप मेघनाथ हमें जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए हम सब कुछ जानकर भी चुप बैठे। नेहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा मेडिकल करवाने के लिए, और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारे साथ है। पुलिस नहीं चाहिए हमें, जो होना था हो गया, और आगे कुछ नहीं करना है हमें। आप लोग जितना मामला बढ़ाओगे ना, उतनी हमारी बेइज्जती होगी और मयूर के बाप से दुश्मनी अलग। अरे कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन का भला छोड़कर बाकी सब कुछ सोच रहे हो। चाहती क्या है तू? समाज में इसकी बदनामी हो, कोई इसके साथ शादी ना करे तो इसके दोस्त है या दुश्मन? सर, आप जरा इस विद्या से पूछिए, मयूर के साथ दुश्मनी इसने ले ली, थप्पड़ इसने मारा मयूर को, फिर मयूर ने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ क्यों किया? और इसको तो छुआ तक नहीं। क्या? सर, हमें तो लगता है कि नेहा का ये कांड इसी ने करवाया है। दिमाग खराब है तुम लोगों का। नेहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। तुम्हारे रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए, किसी का भी बेटा। तुम्हें लगता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए? लगता है?
अभी फिलहाल उसको मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं हम लोग। घर आएगी वो। बुरा व्यवहार किया तो मैं बुरा व्यवहार करूंगा, जिम्मेदार तुम लोग होगे। क्या कर रहे हो सर? इंस्पेक्टर, ये माझे समर्थक है, मेरे बच्चे को ऐसे नहीं ले जाने देंगे। पुलिस के काम में दखल अंदाजी देने का मतलब पता है ना तुमको? अब भी पुलिस फोर्स बुलाऊंगा, सबके सब जेल में जाओगे। चलो ऑटो पीछे। अरे हट। गलत नहीं है सिर के। मयूर और उसके दोस्तों को तो हमने अरेस्ट कर लिया, लेकिन नेहा के भाई राहुल के बाद में भी दम है। क्योंकि अगर मयूर को विद्या से दुश्मनी निकालनी थी तो उसने नेहा के साथ क्यों रेप किया हा? और विद्या को ऐसे छोड़ दिया बिना मारे पीटे। सर देखा जाए तो विद्या नेहा से सुंदर भी है। मयूर के पास पूरा मौका था अपनी दुश्मनी निकालने का, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दिया। और सर एक और बात, मयूर और उसके दोस्तों ने नेहा का रेप किया और वहाँ से चले गए। उसके बाद इस विद्या को अचानक से होश आ गया। कहीं ये विद्या बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रही थी? सर मुझे पता है आप मुझ पे शक कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छा तो बताइए दिशा, एक बात बताइए, मयूर ने तुम्हारे साथ दुश्मनी निकालने के लिए नेहा का रेप कर दिया, ऐसा क्यों? और तुम्हें टच तक नहीं किया? मयूर तो क्या, इस पूरे इलाके के बड़े से बड़े हिस्ट्री शीटर में से भी किसी की औकात नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके। क्यों? क्योंकि मैं बाड़ा कांबड़े की बेटी हूँ। बाड़ा कांबड़े मतलब वो पुराना हिस्ट्री शीटर जो भी पॉलिटिक्स में है? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे समाज के लीडर हैं और मेघनाथ उनके अपोजिट पार्टी वाले, और तुमने मेघनाथ के लड़के के ऊपर आरोप लगाए। ऐसा तो नहीं कि अपने पिताजी का करियर चमकाने के लिए सब कुछ खेल खेला है? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? नेहा मेरी फ्रेंड है, मैं अपने फायदे के लिए इतना नहीं गिर सकती हूँ। अरे केलकर साहब, वो बाड़ा कामड़े ने बहुत सोच समझ के मेरे बेटे पे केस किया है ताकि दोनों कम्युनिटी में एक टेंशन बढ़े और उसका असर मेरे राजनीति पे पड़े। मेडिकल रिपोर्ट आने तो सब क्लियर हो जाएगा। अरे वो आएगा तब आएगा। ये देखो मेरे पास में है मेडिकल रिपोर्ट, दिखाइए। इसमें कहाँ लिखा है वो लड़की पे रेप हुआ, दिखाइए। राजनीति छोड़ के हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं क्या? कहाँ से लाए? अरे केलकर साहब, आपकी पोस्टिंग अभी अभी हुई है, बहुत सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, समझे? ये मेडिकल रिपोर्ट क्या चीज़ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आ सकता हूँ मैं, लाओ क्या? ले लीजिए। हाँ समझाइए अपने क्लाइंट को, कायदा कानून सिखा रहे मुझे। हाँ, आप इस एरिया में बहुत साल से काम करते, तो मैं भी इस डिपार्टमेंट में बहुत साल से हूँ, समझे? मुझे मत सिखाइए। सरकारी पेपर गैर कानूनी तरीके से हासिल करना क्राइम है, अंदर कर दूंगा। अरे पहचानते नहीं आप? अंदर कर दूंगा। पाटिल साहब थांबा, सॉरी केलकर साहब, क्या है कि बेटे को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गए। खिसा ठेवा इमोशंस, समझे? इंटरफेयर नहीं करने का, अंदर। नहीं नहीं केलकर साहब, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। ये रिपोर्ट को भूल जाइए, आप खुद मेडिकल रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए कि सच क्या है। क्योंकि जितना देर आप मयूर को थाने में बिठा के रखेंगे, शहर का माहौल बिगड़ने का खतरा उतना ही ज्यादा है। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं सर, आप अपना डिसीजन ले लीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। हाँ बाहर ही ठीक है सर। मेडिकल रिपोर्ट। सर भले ही नेहा की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं आया है, लेकिन हमारे पास नेहा का मोलेस्टेशन वीडियो है। और सर ये लोगों ने तो मेडिकल रिपोर्ट्स को भी गैरकानूनी तरीके से एक्सेस किया है। कुछ नहीं कर सकेंगे इनका हम लोग। और कोर्ट में क्या प्रूव करोगे? हाँ, तो मोलेस्टेशन वीडियो में ना तो लड़कों का चेहरा दिख रहा है, ना तो गाड़ी का नंबर। तुम प्रूव कैसे करोगे ये मेघनाथ का लड़का है? एक उम्मीद थी मेडिकल रिपोर्ट की, उसमें भी कुछ नहीं आया। ऐसा हाफ कुक पॉलिटिकल केस आगे नहीं बढ़ सकता। मयूर क्या रे? हाँ, पुलिस से तो तू बच गया, लेकिन क्या मैं नहीं जानती कि तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेहा का रेप किया है? एक बात याद रखना, नेहा को तो मैं जस्टिस दिलाकर ही रहूंगी।
फिर चाहे मुझे अपने पापा की मदद क्यों ना लेनी पड़े। ए विद्या, संभल के रहा मेरे साथ, नहीं तो ऐसा काट के फेंक दूंगा ना, जिंदगी भर तेरा बाप तेरे को ढूंढता फिरेगा। मयूर, क्या कर रहा है मयूर? हाथ उठा। चुप। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी वजह से पुलिस से बच गया और आप मुझे बता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम रुको यहाँ पे, तुम्हारे पापा को मैं यहाँ बुला लेता हूँ। बाड़ा, हे बघ बाळा, तुझी मुलगी ती माझी मुलगी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया, वरना तुम तो जानते हो जो भी मेरी बेइज्जती करता है उसे मैं फ़ोन नहीं करता, सीधा उठा लेता हूँ। और तुम्हारी बच्ची ने वही किया है। समझो तो मिथिला, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। वैसे भी मेरे बेटे ने कुछ किया भी होगा तो तुम्हारे बेटी के साथ में थोड़ी किया है, ये क्यों बात आगे बढ़ा रही है? बघतोय येतोय। विद्या चल। हे काय चाललंय? सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको वहां आना पड़ा। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वजह से नेहा के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। बेटा, तुम्हें कुछ करना ही था तो पहले मुझे बता दे, मैं कुछ करता। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इस जगह से थोड़ा ब्रेक चाहिए। पापा मेरी फ्रेंड तान्या है, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है 24 को, वो अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। वो मुझे बोल रही थी कि मैं भी उनके साथ चलूं। जाऊं क्या? मूड चेंज हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग प्लेस है ना। हम लोग खूब मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, है ना पापा? हाँ विद्या, देख बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो अब टेंशन मत ले, मस्त एंजॉय कर। डोंट वरी अंकल, मैं ठीक हूँ। मौसी का फोन आया था, लड़के वाले ने मना कर दिया शादी से। इस पुलिस केस से सारी दुनिया को पता चल गया है नेहा के बारे में। अब क्या होगा इसका? कौन करेगा तेरे साथ शादी? हाँ? भले ही एक बच्चे का बाप है ये लड़का, पर कौन शादी करेगा इस नेहा से? हाँ, इससे तो शादी करना ही पड़ेगा नेहा को। रुको, मैं बात करके आता हूं। सर, सुसाइड नोट मिला है। जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। बेशर्मी की जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना, इज्जत की मौत मर गई। मैं तुम्हें कहा था, इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों रहोगे। ठीक है, अबेंडेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज दोनों पर। चलो। अरे चलो सर। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई और फॉरेंसिक टीम को चाकू पर उसी के फिंगरप्रिंट मिले हैं। इसका मतलब नेहा ने सुसाइड ही किया है। उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर वो क्या करती, उसे तो टूटना ही था, उसके बाप और भाई ने उसका साथ नहीं दिया। मेक श्योर शिरकी कि विष्णु और राहुल के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बने। ठीक है सर। केड़कर साहब, केड़कर साहब, बाला कहाँ मिले? विद्या गायब है। क्या? हाँ, अपनी फ्रेंड तान्या के पेरेंट्स के एनिवर्सरी पर इगतपुरी वाले उनके फार्म हाउस पर 24 तारीख को 2 दिन के लिए गई थी। 26 को उसको वापस आना था, लेकिन वो नहीं आई, बल्कि उसका फोन आया। हेलो पापा, मैं आज नहीं कल वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे लगा परेशान है वो नेहा को लेके, इसलिए मैं मान गया,
पर आज जब मैंने उसे फोन किया कि कब वापस आ रही है तो उसका फोन बंद था। तान्या को फोन किया था सर। अंकल, विद्या तो 25 तारीख की रात को ही फार्म हाउस से घर के लिए निकल गई थी। विद्या 26 तारीख को घर आने वाली थी, वो 25 को इगतपुरी से निकली, आज 27 तारीख, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। हाँ सर, मैंने तान्या के पापा से भी बात की, उनका भी यही कहना है। वो बड़ा बहू, विद्या तो 25 तारीख को किसी को कुछ बताया बगैर फार्म हाउस से निकल गई थी। विद्या कहाँ गई? प्लीज आप उसे ढूंढिए, प्लीज। तृप्ति, तान्या का एड्रेस लेना। चलिए। कमाल है शिरके, ये नेहा का सुसाइड केस सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, विद्या गायब हो गई। तुम एक काम करो, तृप्ति को बोलो राहुल और विष्णु से बात कर, और तुम मयूर और उसके दोस्तों से बात कर। विद्या की दोनों फैमिली से अनबन चल रही थी, सीरियस मैटर हो सकता है। ठीक है सर। सर 24 तारीख को मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, हम लोग ने साथ में सेलिब्रेट किया था। तब विद्या बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक था उसके साथ। लेकिन अगले दिन पता नहीं क्यों घर जाने की जिद करने लगी। तान्या, मुझे घर जाना है। पर अभी क्यों? अचानक क्यों जाना है? बस मुझे घर जाना है, चाहे फिर मुझे खुद से क्यों ना जाना पड़े। सर उसे अकेले कैसे जाने दे सकते थे? जिम्मेदारी थी हमारी वो, और कहा कि हम सब साथ में निकलेंगे अगले दिन। और वो मान भी गई थी, रूम में मेरे साथ ही सोई थी। लेकिन जब मैं सुबह उठी वो जा चुकी थी। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका टेक्स्ट मैसेज आया कि मैं घर पहुंच गई हूँ। ये देखिए सर। डोंट वरी तान्या, मैं घर आ गई हूँ। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का। ऐसा कैसे बिना बताए चली गई? तुम कोई प्रॉब्लम में हो जाती तो? तुम लोग घर वापस कब आए? सर अपने स्केड्यूल के हिसाब से कल रात को ही हम घर वापस आ गए थे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आऊँगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सुमिता, मुझे तुमसे कुछ बात। मैडम, हमको क्या पता विद्या कहाँ गायब है? हम लोगों को तो आपने जेल में डाल रखा है। तुम यहाँ आने से पहले विद्या गायब है। तो क्या विद्या के गायब होने का मुकदमा भी आप हम पे चलाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसको जिम्मेदार तुम विद्या को मान रहे थे ना? विद्या जिम्मेदार थी सर। जिम्मेदार तुम हो। सर हम सच कह रहे हैं, विद्या के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। फालतू में और एक केस में हमको मत फंसाइए सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। सर कुछ भी हो जाए आप सीधे मेरे घर पर ही आ जाते हो, मैं क्यों गायब करूंगा विद्या को? एक काम करा ना इंस्पेक्टर, और एक सो मोटो केस हम पर डाल दीजिए और अरेस्ट कर लीजिए हम दोनों को। वैसे भी यही एक ही काम है जो आप लोग ठीक से करते हो। नेहा के रेप और सुसाइड केस को लेकर पुलिस पहले से ही दबाव में थी और अब विद्या गायब हो गई थी। विद्या नेहा के असॉल्ट केस की आई विटनेस थी और एक पावरफुल नेता बाड़ा कामड़े की बेटी भी। मयूर और उसके दोस्तों के साथ नेहा के पिता विष्णु और भाई राहुल की एलिबाई क्रॉस चेक की गई। विद्या के सीडीआर निकाले गए, जिससे विद्या द्वारा अपने पिता बाड़ा कामड़े को की गई कॉल और उसकी दोस्त तान्या को किया गया टेक्स्ट मैसेज सही पाया गया। सीडीआर के जरिए ही पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को भी ट्रैक कर लिया जिसने विद्या को 25 तारीख की रात फार्म हाउस से पिक किया था और कैब ड्राइवर पुलिस को वहां लेके गया जहां उसने विद्या को ड्रॉप किया था। सर इसी घर पे ड्रॉप किया था वो लड़की को। सर मेरा और विद्या का अफेयर चल रहा है। 26 तारीख को उसने मुझे फ़ोन किया सुबह। हेलो हेलो सुनील, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे मिलना है। लेकिन जब वो आई उसकी हालत ठीक नहीं थी सर। सुनील विद्या रो क्यों रही हो, क्या हुआ? सुनील मेरा रेप हुआ। बस रोती रही। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब उसके पापा ने उसे फ़ोन किया तो मैंने उसे कहा कि उन्हें कहना कि वो अगले दिन आएगी। हेलो पापा, मैं आज नहीं कल वापस आऊंगी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो 26 तारीख को सुबह से तुम्हारे साथ थी पूरे दिन भर? जी सर। उसके बाद वो जब थोड़ी सी स्टेबल हुई तो मैंने उसे वापस पूछा उसके रेपिस्ट के बारे में।
प्लीज बता किसने किया ये सब? प्रकाश अंकल ने मेरा रेप किया। विद्या की फ्रेंड तानिया, उसके फादर ने उसका रेप किया। सर ये बताकर वो वापस रोने लगी, रोते रोते सो गई। मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी सो गया। लेकिन 27 सुबह जब मैं उठा तब विद्या घर पे नहीं थी। ये सब तुम्हें पता था, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बोला? सर विद्या के फादर के बारे में तो आपको पता ही है। अगर उन्हें हम दोनों के बारे में पता चल जाता तो फिर मार के चौड़ाई पर लटका देते सर। अरे कुछ नहीं करेगा वो, डरो मत। क्या बकवास कर रहे हैं सर? विद्या के बॉयफ्रेंड ने बताया और आपने उसके बातों पे भरोसा कर लिया? हम किसी की बातों पे भरोसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ फैक्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। सर फैक्ट यही है कि उस दिन विद्या मेरे फार्म हाउस से निकलकर सुनील के पास गई थी और वहां से वो गायब हो गई। अब मुझसे पूछने के बजाय आप उससे पूछिए कि उसने विद्या का किया क्या है। और सर उस दिन फार्म हाउस में मैं अकेला नहीं था, मेरी बीबी और मेरी बेटी भी साथ थी। हमें क्या पता था सर कि वो मेरे पति पर इतना गंदा इल्जाम लगाएगी। पहले ये मालूम होता था तो उसे हम लेकर ही नहीं जाते। भलाई करने गए थे, बुराई हो गई। नहीं मम्मी, विद्या ने कुछ नहीं कहा है, उसके बॉयफ्रेंड ने कहा है। गप्पा बस तू, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुझे ही बहुत पड़ी थी ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है बेचारी। अरे तेरे पापा पर गंदा इल्जाम लगाया उसने। सुनील और प्रकाश में से कौन सच बोल रहा है विद्या ही बता सकती है। मैं सुनील के बयान को क्रॉस वेरीफाई करता हूँ सर। और सर मैं प्रकाश और सुनील दोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकलवाती हूँ, शायद उससे कुछ पता चले। सर सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, उनके यहाँ कुछ लोग एक लड़की को लेके आए, पुलिस केस है। मेरी की बेटी के साथ तू गलत कर रहा है। आप भी लोगों के बातों में आ गए, मैंने कुछ नहीं किया बड़ा भाऊ। झूठ बोल रहा था। नहीं बड़ा भाऊ, ये सच कह रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अरे विद्या तो फार्म हाउस से चली गई थी। सुनील इन्हें फंसाना चाहते हैं बड़ा भाऊ, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात मानो, ये सब सुनील का काम है। वो खेल खेल रहा है हमारे सबके खिलाफ। ये लड़की हमें नेकेड हालत में मिली थी। रेप तो हुआ ही है, रेपिस्ट ने हत्या करने की भी कोशिश की थी और शायद मरा हुआ समझकर इसे फेंक दिया गया था। कहाँ मिली? ये एसएन नगर रेलवे स्टेशन के पास। एसएन नगर? सर वहाँ तो सुनील भी रहता है। अच्छा सर मयूर और उसके दोस्तों की सेलफोन लोकेशन आ गई है। 26 तारीख को जिस दिन विद्या फार्म हाउस से गई थी, उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मयूर और उसका दोस्त देवदत्त की लोकेशन प्रकाश के फार्म हाउस की एरिया की थी। हाँ सर, हम दोनों गए थे फार्म हाउस पर, मगर विद्या को मारने नहीं बल्कि उससे समझौता करने के लिए कि वो नेहा के केस से पीछे हट जाए, अपना बयान बदल दे। तो वो नहीं समझी, उसका रेप कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया? नहीं सर सुबह 6 बजे से हम उसकी राह देख रहे थे फार्म हाउस के बाहर कि कब वो बाहर आ जाए और हम उससे बात कर सकें। लेकिन फार्म हाउस से सिर्फ तानिया और उसके माँ बाप ही बाहर है, विद्या उनके साथ थी नहीं। एक बात बताओ, ये प्रकाश की फैमिली फार्म हाउस से बाहर कब निकली? सर सुबह 10 बजे। आपने कहा था 26 तारीख की रात को ही आप घर आ गए थे फार्म हाउस से, तो फिर 26 तारीख को सवेरे 10 बजे आप कहाँ निकले थे? सर वो उस दिन फार्म हाउस से निकलने के बाद हमारा ट्रैकिंग का प्लान था, इसलिए सुबह ही निकल गए, लेकिन पहुंचे घर को रात को ही। सर प्रकाश के फोन लोकेशन के हिसाब से वो सही कह रहा था। उस दिन फार्म हाउस से निकलने के बाद वो ट्रैकिंग पे गया और वहाँ से वो सीधा अपने घर गया। नहीं शिरगे, फिर भी हम प्रकाश को क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि सुनील के बयान के हिसाब से विद्या ने उसे फार्म हाउस पर रेप के बारे में बताया था और 25-26 की रात तक वो फार्म हाउस पे थी। सर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसने विद्या का रेप किया और उसे मारने की कोशिश की तो फिर विद्या को फार्म हाउस से जाने क्यों दिया? अब ये सब बातें विद्या बता सकती है। सर विद्या का बॉयफ्रेंड सुनील, लेबर से पता चला है कुछ दिन पहले विद्या और सुनील में जानलेवा झगड़ा हुआ था। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दो, छोड़ दीजिए मुझे, कहीं तो छोड़ दो, मार डालूंगा उसे। पर बिना शादी के उस लड़के के साथ घूमती थी, रहती थी, सोती थी, छिप
समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें। तो उसके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है तुम्हें, हाँ? इसलिए उसको मारने की कोशिश की? बड़ा कामड़े कोशिश नहीं करता, जो काम करता है पूरा करता है। अगर मुझे पहले ही पता होता ना इसके अफेयर के बारे में, तो आज आप हॉस्पिटल में नहीं स्मशान में मिलते उसे। सर, विद्या चाहती थी कि मैं नेहा के फादर से बात करूं, नेहा को लेकर, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था। इसी वजह से हम दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई। थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया था, इसलिए जो भी हुआ, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सर। अब विद्या के साथ तूने जो कुछ भी किया है ना, वो खुद विद्या बताएगी हमें होश में आने के बाद। विद्या मिल गई? हाँ, तुम क्यों चौंक गए? फिर से मारने का ट्राई करना है? देखो तुम्हारे साथ एक क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये कहानियां बहुत सुन चुके हैं हम लोग अभी, लेकिन ये इस कहानी में कौन सी सच्ची कहानी ये सिर्फ तुम्हें मालूम है। किसने किया है सब तुम्हारे साथ? प्रकाश अंकल ने मेरा रेप किया जब वो नशे में थे। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कल मैं नशे में था। बेटा किसी को मत बताना प्लीज। विद्या, बेटा इन्हें माफ कर दे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तू हमारे बेटी जैसी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर वो तान्या के पापा थे। तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? अपने घर क्यों नहीं गई? सुनील के पास क्यों गई? सुनील के पास तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, पर सर उसने मुझे ऐसा धोखा दिया जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आई। सुनील, तूने डाला होगा कोई दाना, इसलिए उसने तेरा रेप किया। और तेरी जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। क्या बोलती थी मुझे? नामर्द। अब मैं तुझे क्या बुलाऊं? और अच्छा हुआ पहले तू मेरे पास आई। ये सुनील, प्रकाश और अमित, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करो। इन तीनों को मुझे जल्द से जल्द कोर्ट में देखना है। ठीक है सर। सर, विद्या की डेड बॉडी मिली है उसके घर के सामने वाले पार्क में। झालं समाधान? हाँ? मारून टाकलं ना मुलीला? नहीं सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। चुप। पहले भी ट्राई किया था ना आपने उसका मर्डर का। अभी वो वापस आए तो उसको मार दिया, पार्क में फेंक दी उसकी बॉडी, ताकि हम लोगों को लगे किसी और ने मारा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। अरे विद्या यहाँ आई कैसे वो भी मुझे नहीं पता। मैं तो उसे खाना और दवाई दे के अपने रूम में चला गया था। फिर कब विद्या घर से बाहर निकली पता ही नहीं चला। लोगों ने हंगामा मचाया तब पता चला मुझे। सीसीटीवी है घर में? सर, ये विद्या तो अकेली घर से बाहर जा रही है, मतलब इसके पापा सही कह रहे थे। सर, मैंने पार्क के एंट्री गेट की सीसीटीवी फुटेज चेक की। रात को विद्या के अलावा पार्क में और कोई नहीं गया था। ऐसा हो सकता है कि किलर पार्क में पहले से हो या किसी दूसरे साइड से वो पार्क में आया होगा। एक काम करो तुम, आसपास जितने भी घर है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और सिर के विद्या के कॉल डिटेल्स चेक करो। अगर वो किसी को मिलने गई थी तो उसको किसी का कॉल, टेक्स्ट मैसेज जरूर आया होगा। विद्या के घर आने के बाद उसे बहुत सारे नंबर से कॉल आए थे उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन सर एक नंबर ऐसा है जो थोड़ा खटक रहा है। 10 बजे कॉल करने के बाद इस नंबर की फ़ोन की लोकेशन 12 बजे विद्या के घर के बाहर पार की है। सर, आपका अंदाज़ा सही था। पार्क के पास के घर के सीसीटीवी फुटेज में हमें हमारा पॉसिबल किलर बाउंड्री जंप करते हुए दिखाई दिया है। मैडम, मेरे पति प्रकाश ने ही विद्या का रेप किया था। उन्हें बचाने के लिए मैं चुप रही। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैडम, परसों मैंने अपनी तानिया को रात को घर से बाहर जाते हुए देखा था। क्या है ना तानिया, एक मराठी में कहावत है, जिसका काम उसी को भाए, दूसरा करने जाए तो गड़बड़ हो जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे तुम प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं हो, तो तुम प्लानिंग नहीं कर पाई। तुमने क्या किया, विद्या का मर्डर करने गई तब तुम मोबाइल लेके गई। तुम पार्क के मेन गेट से नहीं गई, इसलिए उस सीसीटीवी फुटेज में तुम नहीं आई। तुम दूसरे साइड से, दूसरे कंपाउंड से गई, तो उसके सामने एक घर था, वहाँ के सीसीटीवी में तुम कैप्चर हो गई। और तुम्हारे माँ ने भी बयान दिया है कि रात को तुम घर से बाहर निकली थी। तो अब बताओ, क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा? सर,
मेरे पापा मेरे हीरो हैं और वो विद्या, वो उन्हें फंसाना चाहती थी। पहले तो खूब चिपक चिपक कर डांस किया मेरे पापा के साथ, और जब पापा से नशे में गलती हो गई तो वो उन्हें फांसी पर लटका देना चाहती थी। पापा ने जबकि उससे माफी भी मांगी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहती थी और मैंने उसे कॉल किया था आग में आने के लिए। छी तान्या, मैं तो तुम्हारे पापा को अपने पापा की तरह समझती थी। तुम इतना गंदा सोच भी कैसे सकती हो? विद्या, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। तुझे जो समझना है समझ तान्या, मैं बस इतना जानती हूँ, तुम्हारे पापा ने मेरा रेप किया है और मैं उनको सजा दिला कर ही रहूंगी। वो मेरे पापा है और तेरे वजह से उन्हें। तुम्हारे पापा ने विद्या के साथ बहुत गलत किया और तुमने उस गलत का साथ दिया, तुमने सच्चाई का साथ नहीं दिया। ये सोचो कि विद्या की जगह अगर तुम होती तो ऐसा ही करती। अब सड़ो बाप बेटी जेल में। विक्टिम के साथ सहानुभूति रखना, उसकी जगह खुद को रखकर उसके दुख को समझने की कोशिश करना बहुत ही मानवीय गुण है। अगर तान्या के साथ भी विद्या के जैसा ही कोई हादसा हुआ होता तो क्या वो विद्या के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होती? बिल्कुल होती। वो एक ज्यादा बेहतर इंसान होती, जिसकी इतनी समझ होती कि गलत गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे। जिस दिन ये सामान्य सी बात तान्या जैसे लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन बहुत सारे गलत अपने आप सही हो जाएंगे। इसी आशा के साथ अब मैं रेणुका शाने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।